हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। ये बात साल 1999 की है, जहां एक तरफ पूरा शतक खत्म होने वाला था। एक तरफ दुनिया भर के कंप्यूटर विश्लेषकों को Y2K की चिंता सता रही थी, तो दूसरी तरफ एक भयानक और अजीब अनुभव घटने के लिए एक परिवार की राह देख रहा था। शाम के 6:30 बज रहे थे। संदीप अपने परिवार के साथ नासिक बस स्टैंड पहुंचा। इगतपुरी की तरफ जाने वाली बस निकलने के लिए तैयार थी। संदीप ने अपनी पत्नी को जल्दी चलने का इशारा किया। वैसे ही वे सब जल्दी से बस में जाकर बैठ गए। संदीप की छोटी बेटी साक्षी खिड़की के पास बैठने की जिद करने लगी, तो उसकी मां ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और साक्षी खिड़की से बाहर दिखने वाले नज़ारे देखने में खो गई। संदीप अपनी पत्नी सीमा और दो छोटी बेटियां कोमल और साक्षी के साथ अपने ससुराल में होने वाले किसी समारोह में शामिल होने जा रहा था, और सीमा भी कई सालों बाद अपने मायके जा रही थी। गांव पहुंचने में उन्हें 1 से 1.5 घंटा लगने वाला था। दिसंबर का महीना होने की वजह से ठंड जोरों पर थी, इसलिए सीमा ने साक्षी और कोमल दोनों को स्वेटर पहना दिया। बातें करते हुए उनका सफर मजे से कट रहा था। एक एक गांव पार करते हुए बस आगे बढ़ रही थी, और अब आगे उनका गांव आने वाला था। बस में केवल कुछ ही यात्री बचे हुए थे। तभी कुछ दूर जाकर बस झटके देते हुए रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने नीचे उतरकर देखा तो बस का टायर पंचर हो चुका था, जिसकी सूचना उन्होंने सभी यात्रियों को दी। वैसे ही कुछ मुसाफिर नीचे उतर गए, जिनके साथ संदीप और सीमा भी नीचे उतर गए। संदीप ने अपनी घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। ड्राइवर और कंडक्टर बस का टायर बदलने में व्यस्त थे। आधा घंटा बीत चुका था, पर अंधेरे की वजह से उन्हें टायर बदलने में परेशानी हो रही थी। सीमा कहती है, सुनिए, यहाँ से गांव बस 1-8 किलोमीटर की दूरी पर होगा, तो क्यों ना हम चलकर जाए। उस पर संदीप कहता है, रात बेरात ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं, और अपने साथ 2 छोटी बच्चियां भी है, मुझे सुरक्षित नहीं लगता। उससे अच्छा हम थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। सीमा को संदीप की बात ठीक लगती है। वो दोनों बस के ठीक होने का इंतजार करने लगे, और बस के अंदर सीट पर साक्षी और कोमल दोनों सो रही थी। अब पौना घंटा बीत चुका था, पर अभी भी बस ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए सारे लोग परेशान हो गए थे, और ऊपर से कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी। कुछ लोग पैदल ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। ये देखकर सीमा कहती है, बस कब ठीक होगी पता नहीं, और लोग भी पैदल जा रहे हैं, तो हम भी उनके साथ साथ निकल पड़ते हैं ना। कुछ सोचकर संदीप कहता है, ठीक है चलो। गाड़ी में से बैग और बच्चियों को लेकर दोनों भी अपने गांव की तरफ निकल पड़े। संदीप ने अपने एक हाथ में सूटकेस पकड़ी हुई थी, तो दूसरे हाथ में साक्षी को पकड़ा हुआ था, और आगे कोमल अपनी माँ का हाथ पकड़कर पैदल चल रही थी। रास्ता सुनसान लग रहा था। उनके साथ चल रहे लोग भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। सीमा की नजर उन्हें ढूंढ रही थी। सीमा दबी आवाज में खुद से कहती है, लगता है वो लोग काफी दूर निकल गए होंगे, तभी नजर नहीं आ रहे। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, और जब भी हवा का तेज झोंका आता, तब तब पत्तों से होने वाली वो सरसराहट उस अंधेरी रात को और भी ज्यादा डरावना बना देती। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, सिर्फ रात कीड़ों की आवाजें आ रही थी। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही चलते रहे, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं। अंधेरे की वजह से गांव की तरफ जाने वाले 2-3 मोड़ से पहले ही किसी एक गलत मोड़ पर वो लोग चले आए थे। ये बात ध्यान में आते ही संदीप और सीमा पीछे मुड़ गए। वो लोग जहां से मुड़े थे उसी मोड़ पर वापस जाने लगे। उस जमाने में गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं थे,
जिस वजह से अंधेरे में ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो जिस जगह पर से मुड़े थे उस जगह फिर से वापस आ गए, लेकिन वो जगह भी अनजान लग रही थी। सीमा कुछ असमंजस की स्थिति में पूछती है, सुनिए, थोड़ी देर पहले हम इसी रास्ते से गए थे ना? संदीप भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। उसने कहा, हाँ लग तो यही रहा है, थोड़ा आगे जाकर देखते हैं। ऐसा कहकर वो उस रास्ते से दाईं ओर की तरफ निकल पड़े और थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो फिर से गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में जंगल था। जंगल के निशाचर जानवर रात को शिकार करने बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें दूर कहीं से भेड़िए का रुदन सुनाई देता है। ये सुनकर कोमल डर गई, पर सीमा ने उसे संभाल लिया। उन्होंने वहां से जल्दी से निकल जाना ही सही समझा। वो फिर से उसी मोड़ की तरफ निकल पड़े। सभी रास्ते उन्हें एक जैसे लग रहे थे। वो किसी भी मोड़ से गुजरे बार बार एक ही जगह पर आकर रुकते। सीमा हैरान होते हुए कहती है, ये आज हो क्या रहा है? गांव की तरफ जाने वाला मोड़ कहीं दिख ही नहीं रहा। हर बार एक ही जगह पर आकर रुक जाते हैं। संदीप नाराज होते हुए कहता है, अगर थोड़ी देर बस के ठीक होने का इंतजार किया होता तो अब तक तो हम तुम्हारे घर पहुंच चुके होते। ये सुनकर सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। संदीप को सीमा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था कि अब उसे डांट कर कोई फायदा नहीं। वो बस चलते चले जा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। संदीप सोच रहा था कि अगर आसपास कोई मकान मिले तो कम से कम उन्हें विनती करते हुए वहां पर रात गुजार सकते हैं, नहीं तो यूं ही रात भर भटकते रह जाएंगे, फिर सुबह होते ही निकल पड़ेंगे। इसी सोच में वो आगे बढ़ रहे थे। कोमल को नींद आ रही थी, इसीलिए सीमा ने उसे उठा लिया। चलते चलते वो दोनों काफी थक चुके थे, इसीलिए रास्ते के किनारे एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अब रात के करीब 9:30 बज रहे थे। वो दोनों अपनी दोनों बच्चियों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। संदीप ने ठीक से देखा तो एक आदमी चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। संदीप ने सीमा को वहीं रुकने के लिए कहा और अपना सूटकेस नीचे रखते हुए तुरंत उसके पास जाकर देखा। वो आदमी करीब 50 साल के आसपास का लग रहा था। चेहरे पर बड़ी हुई दाढ़ी और सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए वो आदमी गांव का ही मालूम पड़ रहा था। राजू, सीमा और 2 छोटी बच्चियों को देखकर उस आदमी ने कहा, क्या हुआ भाई, आप लोग यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो आप लोग? इतनी रात के उस सुनसान इलाके में किसी इंसान को देखकर संदीप को अच्छा लगा। संदीप कहता है, जी हम नासिक से आए हैं और हमें इगतपुरी जाना था, लेकिन रास्ते में हमारी बस खराब हो गई और गांव जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम रास्ता भटक गए। क्या आप हमें सही रास्ता बता सकते हैं? ये सुनकर वो आदमी कहता है, ऐसी बात है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी चलने लगा। संदीप और सीमा भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते सीमा ने गौर किया कि उस आदमी का कुर्ता फटा हुआ है, जिस पर धूल और मिट्टी लगी हुई थी, और उसके हाथ में भी चोट लगी थी जहां से खून बह रहा था। सीमा ने ये बात संदीप को बताई तो संदीप ने उससे कतराते हुए पूछा, सुनिए भाई, ये आपके हाथ में चोट कैसे लगी? वो आदमी अपना हाथ कुर्ते के आस्तीन से ढकते हुए कहता है, ये तो बस खेत में काम करते वक्त गलती से दराती लग गई थी, उसी से चोट लग गई। अब रात के 10 बज रहे थे। एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में साक्षी को पकड़कर चलते हुए संदीप थक चुका था और उसे प्यास भी लग रही थी। उसने सीमा से पानी मांगा, लेकिन उनके पास रखी पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। संदीप उस आदमी से पूछता है, सुनिए भाई, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए, मुझे प्यास लग रही है। उस आदमी ने जवाब दिया, अरे मिलेगा ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ चलकर पानी पी सकते हैं।
कुछ दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वो झोपड़ी मुख्य रास्ते से कुछ दूर अलग थलग जगह पर बनी हुई थी। वहां जाने के लिए एक कच्चा रास्ता बना हुआ था। वो आदमी उन्हें उस झोपड़ी के पास लेकर आया। झोपड़ी के अंदर से एक मंद रोशनी बाहर आ रही थी। वो सभी अंदर आ गए। अंदर एक लालटेन जल रही थी। वहां पर एक टूटी हुई चारपाई रखी हुई थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और काफी धूल वगैरह भी जमी हुई थी। ऐसा लग नहीं रहा था कि वहां पर कोई रहता होगा। आप लोग यहीं रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो आदमी उस झोपड़ी में बने हुए पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया। सीमा और संदीप दोनों को उस झोपड़ी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। सीमा से रहा नहीं गया और आखिरकार उसने कहा, सुनिए, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा और यह आदमी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। हमारे साथ 2 छोटी बच्चियां भी है। हम निकलते हैं ना यहाँ से। संदीप कुछ सोचते हुए कहता है, अजीब तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन प्यास भी तो लग रही है। ठीक है, बोतल में पानी भरकर निकलते हैं यहाँ से। वो दोनों उस आदमी की राह देख रहे थे, लेकिन काफी वक्त गुजरने पर भी वो शख्स अभी तक नहीं लौटा। इसलिए संदीप उसे देखने के लिए उस पिछले वाले दरवाजे से बाहर जाने लगा। सीमा ने उसे रोकना चाहा, पर संदीप ने उसे कहा कि वो जल्दी लौट आएगा। संदीप पिछले दरवाजे से बाहर आया। बाहर एक तरफ कोने में एक बड़ा सा मटका रखा हुआ था। इसमें जरूर पानी मिलेगा, इस उम्मीद में उसने उस मटके पर रखा हुआ ढक्कन हटाकर उसके अंदर देखा तो अंदर से बदबू आ रही थी। संदीप ने ध्यान से देखा तो उसे अंदर इंसानी हड्डियां दिखाई देती है। ये देखकर संदीप थोड़ा सहम गया। झोपड़ी के पीछे वाले हिस्से में घनी झाड़ियां थी और उन झाड़ियों से दूसरी तरफ जाने के लिए एक छोटा कच्चा रास्ता बना हुआ था। उस ओर से हल्की पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन झाड़ियों की दूसरी तरफ कोई है। संदीप उन झाड़ियों से होकर गुजर रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और कुछ हलचल भी होती जान पड़ती है। उसके मन में डर तो था, पर उससे ज्यादा उस तरफ क्या होगा ये जानने की उत्सुकता सबसे ज्यादा थी। अंग्रेजी में एक कहावत है, क्यूरियोसिटी किल्स अ कैट। संदीप शायद इसी कहावत को साकार करने वाला था। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। संदीप अब उस जगह पर आ पहुंचा। उसने एक पेड़ के पीछे से छुपकर देखा और सामने का नजारा देखकर वो सर से पांव तक कांप गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसने अपने बाल खुले छोड़ रखे थे। उसने हाथ पांव और चेहरे पर भस्म लगा रखा था। सामने हवन की आग जल रही थी और वो थोड़ी देर पहले वाला आदमी वहां पर बिना किसी हलचल के नीचे पड़ा हुआ था। उस औरत का ध्यान संदीप की तरफ नहीं गया। इसी बात का फायदा उठाकर संदीप चुपके से वहां से भाग निकला। भागकर वो झोपड़ी में आ पहुंचा और उसने हाफते हुए कहा, सीमा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, जल्दी चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने एक हाथ में साक्षी को पकड़ा और दूसरे हाथ में सूटकेस उठाया। सीमा इन सब बातों से अनजान थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अपने पति को बुरी तरह घबराया हुआ देख वो भी डर गई और बिना कोई सवाल के उसने कोमल को उठाकर वहां से जल्दी भाग जाना ही सही समझा। वो दोनों जल्दी से उस झोपड़ी से निकल भागे। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस भागते रहे। भागते हुए वो मुख्य रास्ते पर आ पहुंचे। कुछ दूर पहुंचने के बाद जब संदीप को लगा कि अब वे सुरक्षित दूरी पर है, तब उसने सीमा को वहां पर घटी पूरी हकीकत बताई, जिसे सुनकर सीमा भी डर गई। वो दोनों भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें कुछ दूरी पर एक गाड़ी दिखाई दी। संदीप ने मदद की उम्मीद से उन्हें आवाज लगाई। उस गाड़ी में 2 लोग थे। जब गाड़ी उनके पास आकर रुकी, तब सीमा ने उन लोगों को पहचान लिया। वो दोनों उसी के गांव के उसके भाई के दोस्त थे। उन्होंने उन सबको गाड़ी में बिठाया और सुरक्षित घर छोड़ दिया। घर में सब लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें आने में इतनी देर क्यों लग रही है, ये सोच सोचकर सभी परेशान हो रहे थे। और जब इस घटना की जानकारी उनके घर वालों को पता चली,
तो उसे सुनकर उन सबको भी बड़ा धक्का लगा। संदीप, सीमा और दोनों बच्चियां सुरक्षित घर पहुंच गए, इसलिए सभी ने भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन उन्हें पता चला कि वो आदमी पिछले 2 दिनों से गायब था और पुलिस की छानबीन में पता चला कि उस आदमी की मौत 24 घंटे पहले ही हो गई थी। इस बात का पता चलने पर संदीप के मन में सवाल उठा कि अगर उस आदमी की मौत 24 घंटे पहले हो चुकी थी तो कल रात वो जिससे मिला था वो कौन था? क्या वो कोई साया था? और वो बूढ़ी औरत कौन थी? सब कुछ सबकी सोच और कल्पना से परे था। सारे रहस्य रहस्य ही रह गए।